हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग लगभग सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। कॉमन डिजीज, इम्यूनिटी, एड्स एंड कैंसर। लास्ट सेशन में हमने डिटेल में एड्स और कैंसर की डिटेल्स को पढ़ा, उनके बारे में जाना। एंड नाउ वी हैव टू कवर अ स्मॉल टॉपिक दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, एक बहुत ही मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम, बट आपकी जनरल लाइफ के एस्पेक्ट में मैं कहूं तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप आगे के वर्ल्ड में कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे बच्चों ग्रुप्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को ढूंढते हैं कि कैसे भी हमें इस तरह के बच्चे मिल जाएं जिनको हम ड्रग एडिक्ट बना दें, स्मोकिंग का एडिक्ट बना दें, फिर हम उनसे मनचाही चीजें करवाएं, है ना। जो भी हम मतलब जब भी उनको उस चीज की जरूरत हो उसके बदले में हम जो कहेंगे वो चीजें करेंगे। और बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस तरह के विशियस साइकिल्स में फंस जाते हैं, स्पेशली इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड, कॉलेजेस। ये सब बहुत ज्यादा कॉमनली देखा गया है। तो आप इन चीजों से अवेयर रहें, उसके लिए बहुत जरूरी है इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझना कि क्यों ये चीजें हमें अपना एडिक्ट बना लेती हैं, क्या साइंटिफिक रीजंस हैं उनके पीछे, और कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया है आपको छोटा सा। सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल has been on the rise, especially among the youth. Okay, so you are the prime target for these type of people. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable the youth to safeguard themselves against these dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. आज के टाइम में मैं देखूं जब सोशल मीडिया इतना कॉमन है बच्चों, और ज्यादातर मूवीज में आप देखो, मैं देख रही हूँ कि मूवीज वेब सीरीज वगैरह में भी ना स्मोकिंग को तो एक स्टेटस आइकन बना दिया है। हर सेलिब्रिटी, हर हीरो, हर बड़ा फाइटर स्मोकिंग करते हुए तो आपको दिखाते ही हैं। तो जनरली आपका दिमाग तो यही सीखेगा कि यार ये तो एक नॉर्मल सी बात है, क्या दिक्कत है, जब वो सब कर रहे हैं, इतने फेमस है, इतने बड़े बड़े हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अभी आप देखना यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, और ये सब ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें हैं कि बुक्स में लिख दी है कि अगर ये करेंगे तो इस तरह का कैंसर होगा, ये करेंगे तो लिवर सिरोसिस होगा। ये सब फैक्ट है, हमने देखा है हमारे मेडिकल फील्ड में खूब सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते थे कि जिसमें है ना लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं और अब उनको तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ओरल कैंसर स्टार्ट हो गया है, एंड बहुत वर्स्ट केसेस हमने देखे हैं बच्चों, है ना। तो इसलिए आप प्लीज इन चीजों को ढंग से समझ लें, पढ़ लें, और अपने आप को हमेशा इन चीजों से सेफ रखें। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर, जो 3 मेन कैटेगरीज आपसे एनसीईआरटी ने डिस्कस की है, उनमें एक है बच्चों ओपियोइड्स, जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। ठीक है, ये साइंटिफिक पार्ट है इस टॉपिक का। मेजॉरिटी ये जो तीनों ड्रग्स है ना बच्चों, ये एंजियोस्पर्म से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा है तो एंजियोस्पर्म से होते हैं, कुछ इनमें से फंजाई से भी मिलते हैं। तो हो सकता है यही आपसे पूछ लें कि ये जो जैसे देखो, वैसे ये जो ड्रग वर्ड है ना बच्चों, नॉर्मली हम जनरल लाइफ में ड्रग वर्ड यूज करते हैं इन सब बैड हैबिट है जो ऐसी चीजों के लिए जो हमें अपना एडिक्ट बना दे। बट मेडिकल में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जब सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर ड्रग्स वर्ड का मतलब होता है मेडिसिन। एनी मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में जाकर चेंजेस इंड्यूस करे उसको ड्रग कह सकते हैं। तो मेडिकल साइंस में तो एंटीबायोटिक्स भी ड्रग्स हैं, एंटीवायरल भी ड्रग्स हैं, और ये भी ड्रग्स हैं। जनरल लैंग्वेज में हम जो फायदे की चीजें होती हैं उनको मेडिसिन कह देते हैं, और जो नुकसान पहुंचाती है उनको ड्रग कह देते हैं। बट ऐसा कोई क्लासिफिकेशन मेडिकल में नहीं होता। ड्रग मतलब एक ऐसा केमिकल जो आपकी बॉडी में जाकर चेंज इंड्यूस करे। तो अगर आपसे पूछ लें कि ये ड्रग्स किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, तो एंजियोस्पर्म से और कुछ फंजाई से भी मिलते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये जो तीनों कैटेगरी आपको बताई हैं, ओपियोइड्स आपको मिलेंगे ओपियम से, ओपियम पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स आपको मिलेगा कैनाबिस सटाइवा से, और कोका अल्कलॉइड आपको मिलेगा एरिथ्रोजाइलम कोका से। तो ये तीनों ही एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक, तो इन तीनों के बारे में एक एक पैराग्राफ एनसीईआरटी ने आपसे डिस्कस किया है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज आपको बता दूं, अब तो नहीं पूछते, बट जब आप पीवाईक्यूज करते हैं, मेरे पास कई सारे बच्चे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो उनमें ना बहुत पुराने क्वेश्चंस में, 2010 के पहले के क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए हैं कि जैसे इनमें से कौन स्टिमुलेंट है, कौन हिप्नोटिक्स हैं, कौन ओपिएट नारकोटिक्स हैं, हेल्यूसिनोजेंस हैं। तो जो अभी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जो कि जनरली वही करनी है, उनको तो इस क्लासिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बट आप उन चीजों को जब पढ़ो तो उनको पढ़ के अवॉइड कर सको, या समझ सको कि हाँ मैम ने हमें बताया था कि ये चीजें पहले पूछी जाती थी। जस्ट इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी तरह के ये हैबिचुएटिंग ड्रग्स है ना, जिनकी आदत पड़ जाती है लोगों को, उनकी 2 कैटेगरी होती है।
एक होते हैं बच्चों मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स जिनको बोलते हैं साइकोट्रोपिक, और एक होते हैं हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स। आपके एनसीईआरटी में या नीट में पूछते हैं हेल्यूसिनोजेंस कौन कौन से हैं, उनका नाम तो हम पढ़ेंगे, बट उनको साइकेडेलिक ड्रग्स भी कहते हैं, ये मुझे नहीं लगता आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब जो मूड ऑल्टरिंग या साइकोट्रोपिक ड्रग्स है ना, उनमें आते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। जैसे कई लोगों को डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, तो उनको बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह दिया जाता है ना, जो उनको ट्रैंक्विलाइज कर दे, यानी उनको सुला दे, आराम दिला दे उनकी बॉडी को। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का भी वही सेम काम होता है। सेडेटिव यानी जो सेडेट कर दे, जो उस पर्सन को शांत कर दे। अगर हमेशा दिमाग में कुछ, जैसे ये सारी दवाइयां ना मेडिकल साइंस में भी यूज होती हैं। जो साइकेट्री है, जिसमें किसी पर्सन को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, अगर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा तो पहले तो वो उसकी काउंसलिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग से ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर अगर नहीं इफेक्ट आ रहा है, उसको कई दिनों से नींद नहीं आ रही है, तो फिर नींद वगैरह लाने के लिए ये दवाइयां बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दी भी जाती हैं, ठीक है। बट बहुत रिस्क रहता है क्योंकि पेशेंट इनका एडिक्ट भी बन सकता है। इसीलिए ये मेडिसिन हमें, जैसे हम किसी भी फार्मेसी शॉप पर जाएं तो पेन किलर या पैरासीटामोल तो कॉमनली मिल जाएगी, पर ये दवाइयां कभी भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती हैं। कोई ज्यादा गोलियां खा ले एक साथ तो ओवरडोज हो जाएगी, मर भी सकता है पर्सन, ठीक है। तो ये जो बेंजोडाइजेपिन है, बार्बिचुरेट्स हैं, इन सबके नाम है एनसीईआरटी में, बीजेडी वगैरह, ये क्या है, ये भी एक तरीके के साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, ये तो सब सेडेट कर रहे थे, ये स्टिमुलेट करेंगे। तो स्टिमुलेट में टी और कॉफी तो सब जानते ही हो। उसके अलावा कोकेन है ना, आपने मूवीज में देखा होगा, कोकेन इज अ वेरी कॉमन ड्रग, पाउडर की फॉर्म में आता है, वो भी एक तरीके का स्टिमुलेंट है। एंड एम्फीटामीन्स कहीं दिया नहीं है एनसीईआरटी में, बट ये भी एक बहुत पावरफुल स्टिमुलेंट है, जो कि पहले नीट में बहुत पूछा जाता था बिफोर 2010-2005, ठीक है। देन ये हम पढ़ेंगे बच्चों ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या कहलाते हैं? ओपियोइड्स ना, वैसे पता है ओपियोइड्स को, अगर आपने कभी कोई बहुत पुराने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसमें बहुत पुराना समय दिखाया गया हो, तो बहुत पुराने समय में जब मेडिकल साइंस नहीं थी ना, किसी को बहुत दर्द हो रहा है ना, चोट लग गई है, तो उस समय कोई एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स तो थी नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, ओपियम प्लांट जो होता है, पॉपी प्लांट जो होता है, उससे एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, लेटेक्स, उसको इकट्ठा करके और उसे उस पर्सन को किसी भी फॉर्म में पिलाते थे, देते थे, जिससे उसका पेन का एहसास खत्म हो जाए। तो वो बहुत अच्छा पेन किलर है। तो उसी ओपियम से हमने ये लेटेक्स निकाला और उससे मेडिकल में एक ड्रग बनाया, दैट इज मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन अभी भी मेडिकल साइंस में यूज होता है। जब कोई, जैसे मान लो कैंसर के पेशेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था, उनको सीवियर पेन होता है, या फिर कोई बहुत ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें जब होश आएगा पर्सन को बहुत ज्यादा पेन होगा, तो उस केस में मॉर्फिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जो हम नॉर्मली पेन किलर लेते हैं ना हेडेक वगैरह होने पर, वो तो बहुत मामूली से पेन किलर्स हैं, वो ये नहीं है, ये हाईली इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जाते हैं जनरली, और ये सिर्फ डॉक्टर्स ही देते हैं बहुत सीवियर पेन वाली कंडीशन में, अदरवाइज नहीं दिए जाते हैं ये, ठीक है। मॉर्फिन इज वन ऑफ देम। तो उसी मॉर्फिन को क्या किया, ये जो ड्रग माफिया वगैरह है ना, उन्होंने हेरोइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके और हेरोइन की फॉर्म में इसको फेमस बना दिया। हेरोइन भी, जैसे कोकेन आप ज्यादातर मूवीज में देखते होंगे, तो कोकेन होता है, ये हेरोइन होता है, पकड़ा जाता है जो ड्रग्स बहुत सारा, है ना। तो ये भी एक बहुत कॉमनली ड्रग अब्यूज में यूज होता है, दैट इज द हेरोइन। तो ये सारे ड्रग्स इस चैप्टर में कहीं ना कहीं दे रखे हैं। हेल्यूसिनोजेंस में मैं कुछ नाम अभी आपको एनसीईआरटी में ही ऐड करवाऊंगी, कौन कौन से हेल्यूसिनोजेंस हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। बट पहले हम इन तीनों कैटेगरीज के बारे में पढ़ लेते हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। अगर बात करें ओपियोइड्स की, आपको तीनों में क्या याद करना है? आपको तीनों कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में एक तो सोर्स याद करना है कि वो किससे मिला, उस सोर्स में भी किस पार्ट से मिला, इस पर क्वेश्चन आता है। जैसे ओपीएम है तो उसके किस पार्ट से हमें ये ड्रग मिल रहा है, और तीसरी चीज, वो ड्रग बॉडी में कौन से सिस्टम्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है बॉडी में, ठीक है। तो ओपियोइड्स का सोर्स है बहुत सिंपल सा बच्चों, जैसा कि प्लांट, इसका नाम है, प्लांट का नाम है ओपियम, कहाँ गया, ये रहा पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट हाईलाइट कर देना, इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम, या इसको कॉमनली ओपियम भी कहते हैं। इसका फोटोग्राफ भी दिया है, फोटो पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। इस तरह का पौधा होता है, प्लांट होता है ओपियम का, पॉपी प्लांट बोलते हैं, साइंटिफिक नेम याद रखो। किसी को याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था हमने ये, 12th एनसीईआरटी में ही तो है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहला चैप्टर आपका न्यू एनसीईआरटी का, उसमें नहीं दे रखा पेपेवर में कैसा गायनोशियम होता है, सिनकार्पस, है ना, फ्यूज्ड गायनोशियम।
जबकि माइकेलिया में एपोकार्पस होता है, इसमें सिनकार्पस होता है, हिबिस्कस और पेपेवर में। देखना आप डायग्राम दिया है उसके इसके गायनोशियम का, वही पेपेवर है ये, पेपेवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। फैमिली आपसे नहीं पूछेंगे। तो इस प्लांट से एक व्हाइट मिल्की फ्लूइड निकलता है बच्चों, दैट इज लेटेक्स, यहाँ लिखा भी है लेटेक्स। और इसी लेटेक्स से क्या करते हैं, मॉर्फिन निकालते हैं। मॉर्फिन को मेडिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अगर इस मॉर्फिन को ड्रग में कन्वर्ट करना है, दैट इज हेरोइन, तो फिर इसका डाइएसिटाइलेशन करते हैं, इसमें कुछ केमिकली एसिटाइल ग्रुप वगैरह ऐड करते हैं, तो इसका डाइएसिटाइलेशन हो जाता है, उससे ये बन जाता है बच्चों मॉर्फिन। देखो लिखा है, सॉरी हेरोइन लिखा है, हेरोइन इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन। तो मॉर्फिन और हेरोइन में फर्क समझ गए ना आप, ठीक है। आप इस तरह लिख सकते हैं कि ओपियम तो प्लांट है, ओपियम से निकाला लेटेक्स, लेटेक्स से निकाला मॉर्फिन जो कि मेडिकल में यूज होता है, एम फॉर मॉर्फिन, एम फॉर मेडिकल, इट इज अ वेरी गुड पेन किलर, ठीक है, पेन किलर जो मेडिकल में यूज होता है। फिर इसका डाइएसिटाइलेशन जब करते हैं, इसका जब डाइएसिटाइलेशन करते हैं तो उससे ये कन्वर्ट हो जाता है हेरोइन में, जिसके कि लोग एडिक्ट बन जाते हैं। कॉमनली ये मार्केट में स्मैक के नाम से मिलता है, इसका कमर्शियल नेम है स्मैक, ठीक है। हेरोइन, सॉरी ई नहीं आएगा यहाँ पे, हेरोइन, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये डिफरेंस। देन अब मॉर्फिन क्या इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पर, या सॉरी जो हेरोइन है वो क्या इफेक्ट डालता है, मॉर्फिन का तो बता ही दिया मैंने, पेन किलर है। हेरोइन जो है ना बच्चों, ये एक तरीके का सेडेटिव है। जनरली वो लोग इस ड्रग के उसमें फंसते हैं जो हमेशा बहुत ज्यादा उथल पुथल में रहते हैं, हमेशा दिमाग में कुछ चलता रहता है, उनको समझ ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत। इसीलिए कह रही हूँ, ये सब यूथ के साथ भी होता ही है ना, तो बच्चे इन चीजों के शिकार बन जाते हैं बहुत इजीली। तो किसी ने जस्ट ऐसे उसको दे दिया कि यार तुम इसको लो, तुम्हें बड़ा आराम आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसको उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये जो हेरोइन है ना, इसके रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में, इसके रिसेप्टर कहलाएंगे ओपियोइड रिसेप्टर, ठीक है, ये सब ओपियोइड्स हैं। और इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। जितने भी ड्रग्स हैं बच्चों, सबके रिसेप्टर्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसीलिए तो वो हमें एडिक्ट बना रहा है। वो ब्रेन में जाकर अपने ऐसे रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है जिससे वो न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाते हैं जो उस पर्सन को अच्छा फील कराएं, शांत कराएं, हिप्नोटाइज कर दें, सेडेट कर दें, है ना। तो इस वजह से पर्सन को वो फीलिंग बार बार लेनी होती है और पर्सन उसका शिकार बन जाता है, ठीक है। बट डू रिमेंबर, सीएनएस के रिसेप्टर तो सबके ही हैं। सीएनएस के अलावा इसके रिसेप्टर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी जीआईटी में भी होते हैं। इस वजह से जो ओपियोइड्स लेते हैं उनमें जीआईटी से रिलेटेड भी कुछ इफेक्ट्स देखे जाते हैं, पर तुम्हें उसकी डिटेल में नहीं जाना। जस्ट रिमेंबर कि यस, ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स जीआईटी पर भी हैं, ठीक है। देन अब एक चीज ये भी याद रखना कि उस ड्रग को किस फॉर्म में लिया जाता है। आपने सोर्स याद कर लिया, आपने ये याद कर लिया कि उसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ हैं, उसका एक्शन याद कर लिया। इसका एक्शन क्या बताया मैंने, ये रहा लास्ट में दे रखा है, ये एक डिप्रेसेंट है, स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शन को। यहां लिख लेना, ऐसे ड्रग्स कहलाते हैं सेडेटिव ड्रग्स, सेडेटिव ड्रग्स, ठीक है, सेडेटिव है ये। एक्शन याद हो गया। एक और चीज अगर तुम याद रख सको, फोर्थ चीज, वो ये, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसको किस फॉर्म में लिया जाता है। जनरली ड्रग्स को या तो इंट्रावीनसली लेते हैं, कल बताया था एड्स पढ़ाते वक्त, इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं, या फिर किसी ड्रग को पाउडर आता है उसको, या गोली आती है उसको खा लेते हैं लोग, है ना, ओरली इंजेक्शन, या फिर इंजेक्शन अलग है, इंजेक्शन अलग है, ठीक है। और या फिर एक तीसरा फॉर्म होता है बच्चों स्नॉटिंग, स्नॉटिंग यानी उस ड्रग को सूंघ कर लेना, ठीक है। तो अब आप कैसे याद रखोगे, देखो बहुत आसान तरह से याद कराती हूं मैं बच्चों को, क्योंकि मॉर्फिन का यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बिटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट में, तो कड़वा है तो फिर ओरली तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो है व्हाइट कलर का ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। क्योंकि ये बिटर है इसलिए इसको इंजेक्शन से ना लेकर इंजेक्शन या स्नॉर्टिंग से लिया जाता है। इट इज टेकन बाय स्नॉर्टिंग, है ना, स्नॉर्टिंग यानी सूंघ कर लेना, एंड इंजेक्शन, इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन नहीं होता है इसका, क्योंकि ये बिटर है टेस्ट में। व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस पाउडर होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता इसमें, ठीक है, याद हो गया यहीं के यहीं। चलिए भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, आपके अभी जो सीबीएसई का 12th बोर्ड का इस बार पेपर हुआ है उसमें मैंने देखा ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर दिया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे कि पहचानो ये कौन सा ड्रग है, इसका सोर्स क्या, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए, है ना। नीट में भी इन डायग्राम्स पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका डायग्राम कोलेस्ट्रॉल के साथ मिक्स मत कर देना। आपके पास 11th एनसीईआरटी हो तो उसे खोलो, बाद में खोल लेना, उसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जाओ, वहां पर कोलेस्ट्रॉल के डायग्राम है, कोलेस्ट्रॉल के डायग्राम में भी ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो मिक्स मत कर देना, वो बहुत अलग पैटर्न है, ये बहुत अलग है,
एक बार दोनों को एक साथ रख के देख लो तो नीट में गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नाउ दूसरी कैटेगरी आती है बच्चों कैनाबिनॉइड्स की। इसे कैसे याद करोगे? देखो बहुत आसान है। सबने सुना होगा कि भाई होली पर, भी होली आने भी वाली है इस साल, तो होली पर कई लोग भांग पीते हैं, है ना, और भांग पीकर फिर थोड़ा सा कैसे मतलब स्टिमुलेटिव टाइप फील करते हैं, उनको काफी एनर्जी आ जाती है, खूब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, रंग खेलते हैं, है ना। तो ये जो भांग है ना वो भी एक तरीके का नशा ही है बच्चों। ठीक है, होली पर किसी ने कोई एक बार पी ली तो बात अलग है, बट अगर रोज रोज कोई पर्सन या हर वीक भांग को लेगा तो फिर वो उसका एडिक्ट बन जाएगा। भांग बिलोंग्स टू कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, ये इसी से मैं याद करवाती हूँ, यहाँ पे आप ऐड कर लो कि जो भांग है वो भी इसी में आती है, प्लस कौन कौन से ड्रग्स आते हैं बच्चों इसमें? मैरिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। चरस गांजा तो तुमने खूब सुना होगा मूवीज में कि लोग इनको मतलब इनका सेवन करते हैं, लेते हैं, खाते हैं। तो ये इंजेक्शन फॉर्म में भांग भी खा ही रहे हैं ना, तो ये सब इंजेक्शन ओरली ली जाती है। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स जनरली किस फॉर्म में लेते हैं? कैनाबिनॉइड्स ली जाती हैं या तो इनहेलेशन से, स्नॉटिंग और इनहेलेशन एक ही बात है, ठीक है, और या फिर ओरल इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन की फॉर्म में जनरली ये नहीं होते हैं। ठीक, कहां से मिले कैनाबिनॉइड्स? कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं इस प्लांट की लीव्स से या इनफ्लोरेसेंस से। ये तो सिर्फ लीव्स दिखाई है, एंड इसके इनफ्लोरेसेंस से भी मिलते हैं बच्चों। कौन सा प्लांट? कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा, ये कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर, ऐसे याद रखना। कैनाबिनॉइड्स की स्पेलिंग ऐसे लंबी है ना, तो ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है ये कैनाबिनॉइड्स का है। ओपियोइड्स में ओ आता है, तो इस तरह जो रिंग्स का एक गोल टाइप का सा स्ट्रक्चर है वो ओपियोइड्स का है। कुछ भी ट्रिक बनाओ, जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें याद रखो। ठीक है, तो ये जो है कैनाबिनॉइड्स, इनका सोर्स याद कर लिया क्या हमने? इनका सोर्स हो गया इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। नॉट ओनली इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर्स तो आई गए, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस सटाइवा। जैसे वहां व्हाइट लेटेक्स निकल रहा था, यहां पर इन प्लांट से रेजिन नाम का सब्सटेंस निकलता है, उस रेजिन से भी ये प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, भांग। ठीक है, ये कैनाबिनॉइड्स हैं। ओके, कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कहां पर हैं बच्चों? कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स को क्या कहोगे? कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर। तो मेजरली तो ये ब्रेन में प्रेजेंट है, वही सीएनएस हो गया। साथ में जैसे ओपियोइड्स के रिसेप्टर जीआईटी में थे ना, कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर बच्चों सीवीएस पर होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको सीवीएस भी तो बोलते हैं या नहीं बोलते? कार्डियो, हार्ट, वैस्कुलर, ब्लड वेसल्स। तो इसके रिसेप्टर, इसीलिए जब पर्सन इन सब चीजों का को यूज करता है तो क्या होता है, उसको थोड़ा सा उसका जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, वो थोड़ा स्टिमुलेंट टाइप फील होती है। उसको लगता है कि मेरे में और ज्यादा एनर्जी आ गई है, मैं और ज्यादा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर सकता हूँ। एंड दिस इज द रीजन बच्चों, स्पोर्ट पर्संस भी बहुत बार कैनाबिनॉइड्स के एडिक्ट बन जाते हैं। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, कोका अल्कलॉइड के लास्ट लाइन में देखो, ये लाइन कैनाबिनॉइड्स की तरफ होनी चाहिए थी। These days, cannabinoids are also being abused by some sport persons. हालांकि स्पोर्ट पर्सन्स को ड्रग अब्यूज के लिए बैन लगा हुआ है। जो उनका टेस्ट होता है ना, डोप टेस्ट वगैरह, उसमें अगर पता चल जाए उनके ब्लड में कोई ड्रग है तो उनको बैन कर दिया जाता है, वो खेल नहीं सकते फिर उस टेस्ट को, पर मतलब सॉरी उस गेम को, है ना। पर जैसे भी वो जब भी, इसीलिए वो जब भी उनका टेस्ट होता है उससे इतना घंटे पहले ले लेते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट नहीं हो उनके ब्लड में। ठीक है, बट यस, कैनाबिनॉइड्स आर कॉमनली अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट पर्संस। तो आप याद रखोगे भाई, स्पोर्ट पर्संस है, अगर कैनाबिनॉइड्स खुला देता मॉर्फिन और हेरोइन की तरह तो थोड़ी ना लेते स्पोर्ट पर्संस। उनको तो हमेशा ज्यादा एनर्जेटिक रहना है, ज्यादा एनर्जी से काम करना है। तो कैनाबिनॉइड्स का आप ओवरऑल एक्शन कैसे याद रखोगे? कैनाबिनॉइड्स जो है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है एज सच, आप लिख लेना, कैनाबिनॉइड्स जो है वो ओवरऑल स्टिमुलेंट्स की तरह काम करते हैं, स्टिमुलेंट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक और मैंने कॉमन स्टिमुलेंट आपको बताया है, कैनाबिनॉइड में नहीं आता वो, ठीक है, अलग से आप याद रख सकते हैं। वन मोर स्टिमुलेंट, दैट इज एम्फेटामीन, जो पहले बहुत पूछते थे। वन मोर स्टिमुलेंट है एम्फेटामीन्स, एम्फेटामीन्स इसमें नहीं आता, अलग है ये। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाएं, कैनाबिनॉइड्स का एक्शन हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कैनाबिनॉइड्स के बाद ये डायग्राम हो गया, ये इसका सोर्स हो गया। थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग है कोका अल्कलॉइड्स या कोकेन। कोकेन इज वेरी कॉमन, अगेन आपने सुना होगा। इसमें भी हम सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कोकेन के सोर्स की बात करें तो कोकेन जिस प्लांट से मिलता है वो है इरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका में ज्यादातर उगता है। तो इसकी ज्यादातर खेती वहां पर होती है, अब तो खैर बाकी जगह भी होता है। तो बट नेटिव टू साउथ अमेरिका, हो सकता है यही पूछ ले,
आजकल एनसीईआरटी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं से भी कुछ भी डिटेल उठाकर पूछी जा सकती है, ठीक है। देन अब ये जो कोकेन है, इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं बच्चों? कोकेन के रिसेप्टर्स भी वही हमारे सीएनएस में ही होते हैं, बट इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना, वो आपको यहाँ पर समझाया है, थोड़ा सा समझना। कोकेन लेने के बाद अगर आपने देखा हो, ज्यादातर ये जो पार्टीज वगैरह होती है ना, नाइट पार्टीज क्लब्स में, तो लोगों को अगर रात भर नाचना है, एंजॉय करना है, तो वो कोकेन बहुत ज्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा मतलब कोकेन ही ज्यादातर यूज करते हैं, एक्सेसिव डोज में तो नहीं ले सकते कोकेन भी, क्योंकि कोकेन है ना यूफोरिया की फीलिंग कराता है। लिख रहा होगा आपकी बुक में, ये रहा, इट प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है यूफोरिया का? एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, डांस करने के लिए उनको रात भर जिसकी जरूरत है ना। वैसे ये सब गलत है, मतलब आप इसको किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में मत लेना कि अच्छी बात है, आपके अंदर एनर्जी है तो आप वैसे ही कर लो, और बॉडी अगर थक गई तो फिर सो जाओ, ज्यादा अच्छी बात है ना। तो यूफोरिया का मतलब होता है बच्चों एक्सट्रीम हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। उसने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उसको बहुत खुश होने की जरूरत है, बट ये ड्रग बॉडी में जाकर ऐसे चेंजेस इंड्यूस करता है कि पर्सन को लगता है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया, उसको जो चाहिए था सब मिल गया। फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस को बोलते हैं यूफोरिया। तो ये जो यूफोरिया का फील है, ये क्यों करता है समझना, क्योंकि इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बच्चों, मैंने आपको बता रखा है नर्वस सिस्टम में कि न्यूरॉन्स जो हैं वो तरह तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है ACH। ऐसे ही एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन। यूजुअली डोपामीन तब रिलीज होता है जब हम कोई अच्छी न्यूज सुनते हैं, कोई भी खुशी वाली चीज जो हमें अच्छी लगती है, तो हम खुश होते हैं ना, ड्यू टू द रिलीज ऑफ डोपामीन, ठीक है। तो ये क्या करता है, डोपामीन, जैसे मान लो कोई भी हमने अच्छी न्यूज सुनी, हमारे न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हुए, डोपामीन सिक्रीट हुआ, उसने यहाँ पर एक्ट किया, फिर थोड़ी देर बाद आपको पता है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या होता है भाई, अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते ही रहेंगे तो वो फीलिंग खत्म ही नहीं होगी, है ना। तो कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो, चाहे ACH हो चाहे डोपामीन हो, कुछ समय बाद या तो वो मेटाबोलाइज हो जाता है जिससे उसका सिग्नल खत्म हो जाए, या फिर उसको रीअपटेक कर लेते हैं न्यूरॉन्स जिससे अगली बार यूज कर ले। या तो वो मेटाबोलाइज हो जाता है या उसको रीअपटेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोकेन क्या करता है, इसके रीअपटेक को रोक देता है बच्चों। यानी डोपामीन थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में भी रिलीज हुआ तो वो लॉन्ग टाइम तक वहां पे एक्ट करता रहेगा एंड पर्सन विल फील यूफोरिया, क्योंकि डोपामीन खुश करने वाला केमिकल है और वो खत्म ही नहीं हो रहा है ना। उसका जो रिलीज हुआ ना वो मेटाबोलाइज हो रहा है ना वो रीअपटेक हो रहा है। लिखा है ना, इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट का मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं रीअपटेक। ये इसके रीअपटेक को रोक देता है, जिसकी वजह से पर्सन हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ यूफोरिया। ठीक है, क्लियर ये ना, इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, वही सेम CNS पर। ठीक है, ओपियोइड्स के CNS के साथ GIT पे भी है, कैनाबिनॉइड्स के CNS के साथ CVS पर भी है, इसके सिर्फ CNS पर है और कहीं नहीं है। ठीक है, क्लियर। देन ये तीनों ड्रग्स के बारे में हो गया, इसका ओवरऑल एक्शन समझ में आ गया। ये रहा, अच्छा इसका मोड ऑफ क्या है। कोकेन आपने देखा होगा, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ पार्टीज वगैरह का मूवीज में, तो इसको जनरली लोग सूंघ कर लेते हैं, इनहेलेशन से लेते हैं। इट इज यूजुअली स्नॉटेड, ना इंजेक्शन ना टैबलेट गोली, ये सिर्फ स्नॉटिंग फॉर्म में लिया जाता है। और ये मार्केट में कोक या क्रैक के नाम से मिलता है। जैसे वो स्मैक है, ये क्रैक है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं सब सारी चीजें आपको बता रही हूँ। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। आगे समझना एक चीज, एक लाइन लिखी है यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट, जिससे हम हेल्यूसिनोजेंस के बारे में समझेंगे। यही कोकेन अगर किसी को ज्यादा डोज में दे दिया जाए ना, तो वो बिल्कुल पागल जैसा बिहेव करता है। मतलब पागल जैसा मतलब कि उसको ना भ्रम होने लगता है, हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। मतलब उसको ऐसा लगता है कि सामने से कोई आ रहा है जबकि कोई आ ही नहीं रहा है ना, कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है जबकि वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं। इस तरह के ब्रेन में सेंटर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं कि जो नहीं है वो दिखने और सुनाई देने लगती हैं चीजें। जो भी उसके दिमाग में इमेजिनेशन चल रहा है ना कि यार मुझे आज इस पर्सन से मिलना है, तो उसको ऐसा लगेगा कि सामने मेरे वही पर्सन खड़ा है, वही बैठा है, मुझसे बातें भी कर रहा है। इस हद तक हेल्यूसिनेशंस कॉज करते हैं ये। ठीक है, लेकिन तो हेल्यूसिनोजेंस में कोकेन भी इज वन ऑफ देम इन एक्सेसिव डोज। अगर कम डोज में है तो ये यूफोरिया और एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, बट अगर हाई डोज में ले लिया जाए तो इट विल कॉज हेल्यूसिनेशंस। ठीक है, और कौन से प्लांट्स हैं जो हेल्यूसिनोजेंस हैं, तो ध्यान रखना, ये एक तो एक्सेसिव डोज में कोकेन हो गया, दूसरा एट्रोपा बेलाडोना, इससे मिलता है बच्चों एक केमिकल जिसका नाम है एट्रोपिन। लिख लेना, एट्रोपिन। और दतूरा सबने सुना है ना, दतूरा भी एक बहुत बड़ा हेल्यूसिनोजन है। अगर दतूरे का जो फ्लूइड है वो दे दिया जाए, हम पॉइजनस बोलते हैं ना दतूरा को, इसलिए शिवजी पर चढ़ता है कि भाई पॉइजनस चीजों का इफेक्ट शिवजी अपने अंदर ले लें।
तो धतूरा पॉइजनस भी होता है और धतूरा का जो फ्लूइड है वो हेल्यूसिनेशन भी कॉज कर सकता है इन डिफरेंट डोजेस। ठीक है, तो आप ये चीज ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी अलग से लिख लो यहीं अपनी एनसीईआरटी में कि इनमें से कौन कौन हेल्यूसिनोजेंस हैं, इनमें से कौन कौन हेल्यूसिनोजेंस हैं। तो हेल्यूसिनोजेंस में आपको याद रखने हैं 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं, कोकेन एक्सेस डोज में, एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोने से जो मिलता है, और धतूरा। इफ यू रिमेंबर ये दोनों तो सोलेनेसी फैमिली के ही मेंबर्स हैं, सोलेनेसी फैमिली के ही मेंबर्स हैं। इवन जो टबैको अभी हम पढ़ेंगे वो भी सोलेनेसी से ही बिलोंग करता है। और एक बच्चों पहले बहुत आता था नीट में, एक और हेल्यूसिनोजन है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, वैसे फुल फॉर्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड। ठीक है, तो ये जो LSD है ना, ये एक फंजाई से मिलता है, ये एक फंजाई से मिलता है, दैट इज क्लेविसेप फंजाई। अगर तुम्हें याद हो तो एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स में आता है मॉरल्स, ट्रफल्स, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स, है ना, वही क्लेविसेप फंजाई है जिससे LSD मिलता है। इट इज ऑल्सो अ हेल्यूसिनोजन। पहले एक किसी एडिशन में था एनसीईआरटी में इसका नाम, फिर बाद में शायद कुछ मॉडिफिकेशंस हुए तो हट गया वो। ठीक है, बट यस आपको PYQs में LSD का नाम बहुत कॉमनली मिल जाएगा। ठीक, 4 हेल्यूसिनोजेंस याद रखने। हेल्यूसिनोजेंस क्या होते हैं समझ आ गया ना, लिख लेना, जो हिंदी में लिख लो चाहे से, भ्रम पैदा करने वाले या अननेसेसरी जो चीजें नहीं है वो दिखा रहे हैं, जो नहीं है वो सुना रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक टेबल भी बना ली है, अगर अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह के टेबल की फॉर्म में तीनों ड्रग्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स लिख लेना, तीनों के रिसेप्टर्स लिख लेना, एग्जाम्पल्स लिख लेना, मोड ऑफ इनटेक लिख लेना, और इन तीनों का इफेक्ट लिख लेना। ओपियोइड्स का इफेक्ट क्या है, ऑल ओवर सेडेटिव, कैनाबिनॉइड्स का स्टिमुलेंट, और कोका अल्कलॉइड्स का स्टिमुलेंट, यूफोरिया और एक्सेस डोज में हेल्यूसिनोजेंस। ये भी बहुत ज्यादा भांग पी ले कोई तो उसको भी हेल्यूसिनेशंस हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, अब आगे क्या लिखा है, ना सिर्फ ये 3 ड्रग्स बल्कि कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन भी हैं जिनका पर्सन बहुत जल्दी एडिक्ट बन जाता है। मैंने आपको कहा ना, साइकेट्री में जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उनमें बार्बिचुरेट्स आर वेरी कॉमन। अच्छा ये देखो एम्फेटामीन का नाम आ गया ना, ये रहा एम्फेटामीन, स्टिमुलेंट के तौर पे दिया जाता है। बार्बिचुरेट्स क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है, सेडेटिव है एक तरीके का, सुलाने के लिए, नींद लाने के लिए दिया जाता है बार्बिचुरेट्स, और ये दोनों बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, इनको BDZ कहते हैं शॉर्ट में, BZD या BDZ दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों और एक एम्फेटामीन्स, और भी कई ऐसे ड्रग्स हैं जो नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट टू कोप विद मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया, इंसोम्निया नहीं लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आने की बीमारी को बोलते हैं इंसोम्निया, है ना, आर ऑफन अब्यूज। मैं आजकल के बच्चों को देखती हूँ, बोलते हैं मैम हमें नींद ही प्रॉपर्ली नहीं। भाई बच्चों की एज में तो तुम इतना पढ़ते हो, इतना खेलते कूदते हो, चलो खेलना कूदना कम हो गया, बट पढ़ने से इतना तो थकते ही हो कि नींद आ जाए, अपने आप बेड पे लेटते ही नींद आ जानी चाहिए। इतना भी स्ट्रेस क्या लेना कि नींद ही नहीं आए, है ना। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस हमेशा हमें पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, बट इतना भी स्ट्रेस मत लो कि उससे तुम्हारी जो हेल्दी लाइफ है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वही डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, चीजों को लाइटली लो, आप तैयारी कर रहे हो करो, जितने एफर्ट्स डाल सकते हो अपने डालो, देखा जाएगा जो रिजल्ट होगा बाद में। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे अगेन मॉर्फिन का नाम दोबारा आया है बच्चों, क्योंकि मॉर्फिन मैंने आपको कहा ना मेडिसिन भी है, वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर है, वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हैविंग अंडरगॉन सर्जरी। सर्जरी के बाद पेन को कम करने के लिए, पेशेंट को सुलाने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, कैंसर पेशेंट्स को भी देते हैं। और भी कई सारे प्लांट, फ्रूट, सीड्स हैं जिनमें हेल्यूसिनोजेंस की प्रॉपर्टीज हैं, 100 ऑफ ईयर्स से यूज होते हैं वो, ना सिर्फ मेडिसिन में बल्कि रिलीजियस सेरेमनीज, रिचुअल्स, फोक मेडिसिन, जैसे मैंने ओपीएम बताया आपको। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। फोक यानी जैसे ना फोक सॉन्ग्स, वो ट्रेडिशनल जो बहुत समय से वो ट्राइब, वो रेस यूज करती है। When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amount or frequency that impairs one's physical, physiological or psychological function, it constitute drug abuse. जब तक इन सब मेडिसिन को एक प्रॉपर डोज में प्रॉपर पर्पस के लिए लिया जाए तब तक तो ठीक है। अगर इन मेडिसिन से पर्सन की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं या इनको जरूरत से ज्यादा लिया जा रहा है, तो फिर ये बन जाएगा ड्रग अब्यूज, यानी उस ड्रग का एडिक्शन। ठीक है, क्लियर। हाँ, ये तुम्हारी बुक में एक और फोटो दिया है, देखो धतूरा का फोटो भी दिया है। क्या बताया मैंने, धतूरा इज हेल्यूसिनोजन।
प्लांट का नाम भी धतूरा है, उससे जो केमिकल मिलता है उसका नाम भी धतूरा है, साइंटिफिक नेम भी धतूरा ही है इस प्लांट का। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब थोड़ा सा स्मोकिंग के बारे में देख लेते हैं। ड्रग अब्यूज तो हमने देख ही लिया। स्मोकिंग की अगर बात करें बच्चों, जो कि चलो ड्रग्स तो फिर भी लोग घबराते हैं, है ना, इलीगल है, पर स्मोकिंग तो बिल्कुल ओपन है आजकल। तो अगेन वही मैंने कहा कि हर मूवी में, हर वेब सीरीज में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, हर तरह के प्रोफेशनल्स को स्मोकिंग करता हुआ दिखाते हैं। बट आप देख लो, खुद ही समझ लो कि स्मोकिंग के कितने इल इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पर। स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग्स। टबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर मोर देन 400 ईयर। टबैको को भी कई फॉर्म्स में लेते हैं। अगर बीड़ी सिगरेट की फॉर्म में है तो स्मोकिंग, गुर्दा सॉरी जर्दा गुटखा क्या बोलते हैं वो, गुटखा, ये सब खा रहे हैं तो वो च्यूड फॉर्म हो गई। और स्नफिंग, स्नफिंग यानी वही इनहेलिंग, स्नॉटिंग, सूंघकर भी टबैको की कई फॉर्म्स को लिया जाता है। ठीक है, टबैको में जो सबसे खतरनाक केमिकल है वो पता है तुम्हें? बताया था मैंने कैंसर पढ़ाते वक्त, निकोटीन, जो कि एक अल्कालॉइड है। और ये निकोटीन, ध्यान रखना बच्चों, कार्सिनोजन है। हमने केमिकल कार्सिनोजन में एग्जाम्पल पढ़ा था निकोटीन। तो तुम सोच लो कि अगर कोई पर्सन लगातार स्मोकिंग या टबैको च्यूइंग करेगा तो कहीं ना कहीं तो उसकी बॉडी में इफेक्ट होगा। ठीक है, हो सकता है पहले के लोग इतना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे कि स्मोकिंग वगैरह करते थे, गांवों में खूब मैंने सुना है, तो भी उन्हें कुछ नहीं होता था। बट आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो वैसे ही कैंसर कॉजिंग है। उसमें अगर कोई पर्सन चलाकर इन चीजों को यूज करेगा तो वो तो सीधा सीधा बुलावा है कैंसर को। ठीक है, फिर जब होता है तब पता चलता है कि काश हमें कोई बता देता और हम इस तरह की चीज में नहीं फंसते, क्योंकि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर सीधा लाइफ से ही हाथ धोना पड़ता है। ओके, अब ये क्या करता है निकोटीन बॉडी में जाकर? अगर कोई पर्सन टबैको को किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर रहा है तो टबैको से निकोटीन रिलीज हो रहा है। अच्छा, डू रिमेंबर, टबैको का ये जो प्लांट है ना, टबैको प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना बच्चों, निकोटियाना टबैकम। लिख लो, निकोटियाना टबैकम, जीनस और स्पीशीज। और अगेन ये भी सोलेनेसी फैमिली का ही मेंबर है ना। धतूरा, एक अभी आया ट्रोपा बेलाडोना, निकोटियाना टबैकम यानी टबैको प्लांट, ये सब सोलेनेसी के हैं। पर ओपीएम को मत डाल देना इसमें, पेपेवर सोमनीफेरम पेपेवेरेसी का है। ठीक है, ओके। तो ये जब टबैको यूज करते हैं लोग तो उससे धीरे धीरे निकोटीन रिलीज होता है। निकोटीन ब्लड में जाता है और ब्लड से तरह तरह के सिस्टम्स में पहुंचता है। क्या करता है ये निकोटीन? अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो लंग्स में जाएगा निकोटीन, च्युइंग कर रहा है तो मुंह, ओरल सेल्स के कांटेक्ट में आएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है थ्रोट के कांटेक्ट में आएगा। तो जहां ब्लड में जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर में भी जाएगा, अल्टीमेटली किडनी उसको निकालने की कोशिश करेगी, हो सकता है थोड़ा बहुत लिवर में भी जाए। हालांकि लिवर में इतना नहीं इफेक्ट आता, लिवर मेनली डैमेज होता है अल्कोहलिक्स का। और ये जो टबैको है उसमें कौन कौन सा कैंसर होता है देखो यहाँ पर दिया है। इसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली निकोटीन यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा, थ्रोट कैंसर हो सकता है, धुएं के साथ निकोटीन अंदर जा रहा है, आपका जो ब्रोंकियल ट्रैक है उसमें इन्फ्लेमेशन करेगा, ब्रोंकाइटिस होगा, एल्वियोलर वॉल को डैमेज करेगा वो धुआं निकोटीन, तो एम्फाइसीमा होगा। पढ़ा था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, बहुत बार क्वेश्चन आया नीट में। एंड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उनमें हार्ट डिजीज आर वेरी कॉमन, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है तरह तरह की, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से वही जो ब्लड वेसल्स में पूरा होता है ना, चीजों का जमा होना, उनकी शॉर्टनिंग होना, नैरोइंग होना, वो सब होता है पर्सन में। ठीक है, उसको पता नहीं चलता बट ये सब होता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। प्लस गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब, गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, सोचो पेट में छाले हो जाएं तो किसी के पेट में HCl होता है, हाईली एसिडिक पीएच, छाले पर जरा सा कुछ लग जाए तो कितनी जलन होती है। ऐसे छाले अगर पेट में हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, हाईली पेनफुल कंडीशन होती है बच्चों, क्योंकि वो जो स्मोकिंग का धुआं है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी जाता है लंग्स के अलावा, तो इसलिए क्या होता है, पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इतने हार्मफुल इफेक्ट्स जानने के बाद भी स्मोकिंग करेंगे लोग तो फिर भुगतना पड़ेगा उनको, है ना। तो ये स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ओके, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली दीज कैंसर्स, इसके अलावा बच्चों स्मोकिंग करने वाले लोगों में जो निकोटीन है ना, आपने यूजुअली देखा है कि कोई भी ऐसी जॉब जिसमें अलर्टनेस थोड़ी ज्यादा चाहिए, जैसे आपने देखा होगा ड्राइवर्स जो होते हैं वो बहुत कॉमनली स्मोकिंग करते हैं, है ना, ट्रक ड्राइवर्स या कोई भी कैब ड्राइवर्स वगैरह कई सारे। क्यों? क्योंकि निकोटीन है ना एक स्टिमुलेंट है, जैसे उनको लगता है हमें नींद आने वाली, नींद की झपकी नहीं आ जाए तो नींद भगाने के लिए वो स्मोकिंग कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट अ गुड वे। और भी बहुत ऑप्शंस है, या तो आप प्रॉपर नींद लेके गाड़ी चलाओ,
तो निकोटीन क्यों नींद भगा देता है? क्योंकि निकोटीन हमारी एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एड्रीनल ग्लैंड आपको पता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज करती है। और आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो एड्रेनालिन क्या है? ट्रिपल एफ हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है, अलर्टनेस को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, तो पर्सन की अलर्टनेस बढ़ जाती है। पर उस समय तो उसने बढ़ा ली अपनी अलर्टनेस, बट धीरे धीरे फिर ये चीज का उसको एडिक्शन हो जाता है। ओके, तो निकोटीन का ये इफेक्ट भी आप याद रखेंगे, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, बिकॉज इट स्टिमुलेट एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, एक ये डिजीज वाला इफेक्ट हो गया, एक एड्रेनालिन वाला इफेक्ट हो गया, और एक तीसरा इफेक्ट और याद रखना। तीसरा इफेक्ट क्या है कि स्मोकिंग में जब कोई पर्सन बीड़ी या सिगरेट कुछ भी पीता है तो आपको पता है वो पार्शियल बर्निंग होती है ना उसकी, एंड यू नो कि जब भी कोई चीज पार्शियली बर्न होती है तो कौन सी गैस जनरेट होती है? CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो धीरे धीरे बन रही है उस धुएं में, उसके अंदर भी तो जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड में पढ़ा चुकी हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं हो पाता, धीरे धीरे उस पर्सन के ऑर्गन्स को कम ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, तो कहीं ना कहीं बॉडी में डैमेज होगा। और इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हमें उसके साथ भी नहीं रहना, उसके पास भी नहीं बैठना, हमारे पे पैसिव इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि वो जो धुआं है उसमें CO है, वो हमारी बॉडी में भी तो जाएगी। तो अब तुम कभी भी कहीं बैठे हो, लोग आसपास स्मोकिंग कर रहे हैं, या तो उसे मना कर दो, या नहीं मान रहा तो उस जगह से उठकर चले जाओ, क्योंकि वो जो धुआं है वो तुम्हारी बॉडी पे भी इल इफेक्ट्स डालेगा, पैसिव इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, क्लियर? लिखा है यहाँ पर, सारी चीजें बताई हैं कि जब भी कोई सिगरेट का पैकेट खरीदता है तो उस पर साफ साफ वार्निंग लिखी रहती है कि अगेंस्ट स्मोकिंग, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, येट स्मोकिंग इज वेरी प्रेवलेंट इन सोसाइटी, यंग भी करते हैं, ओल्ड एज लोग भी करते हैं, है ना। नोइंग द, अच्छा चुइंग, यहाँ पे एक और चीज लिखी है बच्चों, टोबैको चुइंग से क्या होता है? ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है स्मोकिंग से ही सारे नुकसान है तो चुइंग की फॉर्म में ले लो, ओरल कैंसर करता है ये तो सीधा सीधा, है ना। मैंने बताया था जॉ काट के हटाना पड़ता है, फिर सर्जरी में टंग कोई भी पार्ट हटाना पड़ता है मुंह का। ओके, so knowing the danger of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict require counseling and medical help to get rid of the habit. आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई हैं मेडिकल साइंस ने, कुछ ऐसे च्युइंगम्स और टैबलेट्स आती हैं बच्चों कि वो है ना लेने पर पर्सन को निकोटीन जैसा फील आ जाता है बॉडी में, फिर धीरे 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 उसको स्मोकिंग की हैबिट खत्म हो जाती है, फिर उसको वो भी नहीं खानी पड़ती बाद में। तो इस तरह की बहुत सारी मेडिकल चीजें हैं जिनसे अगर पर्सन चाहे कि मुझे ये हैबिट अब छोड़नी है तो वो उनके यूज से इनको छोड़ सकता है। ठीक है, क्लियर? देन ये वाला जो पार्ट हमने पढ़ा, ये ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का पूरा साइंटिफिक पार्ट था, जहां से क्वेश्चन आए तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का वो बहुत जनरल सा पार्ट है, उसमें आपको एक एक लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें मैं आपको कीवर्ड्स बताते जाती हूँ। यहाँ पर आपको बताया है कि ड्रग अब्यूज का एडोलेसेंस एज ग्रुप से क्या रिलेशन है, जो आपका एज ग्रुप है उससे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जब एक चाइल्ड मेच्योर हो रहा होता है ना, तो एंड बिलीव्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years ऑफ एज इज कॉल्ड एडोलेसेंस पीरियड। जब उसमें समझ आ रही होती है, मेच्योरिटी आ रही होती है, वो सोसाइटी का एक पार्ट बनने वाला होता है ना। सो ये एक लिंक है बच्चों, किसका? चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड का, जिसमें हम खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार मानते हैं, हमें पेरेंट्स टीचर्स की बातें ऐसा लगता है यार हाँ ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर हमें जो लग रहा है वो ज्यादा ठीक है, अक्सर होता है ना ऐसा। तो यही एडोलेसेंस एज ग्रुप में कई बार ये चीज हमें फायदा भी दे जाती है, हम कुछ ऐसा नया इनोवेशन कर जाते हैं जिससे दुनिया को बेनिफिट मिले, पर ऐसा कम केसेस में होता है, अगेन 0.1% केसेस में होता है। ज्यादातर केसेस में अगर बच्चे अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं तो उसकी उनको प्रॉब्लम्स आगे जाकर भुगतनी पड़ती है। इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स आपको हमेशा समझाते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है इस चीज का। ठीक है, तो ऑलवेज फॉलो योर एल्डर्स। मैं नहीं कह रही आंख बंद करके फॉलो योर एल्डर्स, बट सुनो, देखो, फिर चेक करो कि वो जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। अब तो आपके पास बहुत सारे साधन है और फिर डिसाइड करो। ओके, देन सो एडोलेसेंस इज अकम्पनीड बाय सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इसमें तरह तरह के हार्मोनल चेंज होते हैं, मेंटल चेंज होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं। तो ऐसा क्या होता है जिससे पर्सन इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है? देखो यहाँ लिखा है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में हर चीज को ट्राई करने की क्यूरियोसिटी होती है, जानने की, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट की चलो यार एक बार ट्राई करके तो देखें कि क्या होता है। पर वो एक बार का ट्राई कब वीक से डेली में बदल जाता है और हम फंस जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया है यहाँ पे?
thus the first use of drug may be out of curiosity but child later used to escape facing problem. Of late stress from pressure, ये आजकल की सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना. अकेडमिक्स में तुम टॉप करने चाहिए हो, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन हो नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे तो एस्पिरेंट्स भी बच्चों आजकल बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में आप पढ़ रहे हो, इन चीजों के चक्कर में पढ़ रहे हैं. ओके, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपकी बॉडी कुछ और डिमांड करने लग जाए, इतना ही लो जो आपको पुश करे, मोटिवेट करे. ठीक है, ऐसा कोई बर्डन की तरह नहीं लेना है. हाँ, फाइट मारनी है, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वरना बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं. ओके, तो अकेडमिक्स में अगर ज्यादा आप एक्सेल होने का स्ट्रेस लेंगे तो यू कैन बिकम एन एडिक्ट. ठीक है, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, किसी भी चक्कर में फंस सकते हैं. तीसरा है ना, स्टेटस आइकन, इट इज कूल, ऐसा बोलते हैं आजकल के यूथ, मैंने सुना है. ओके, तो वो बिल्कुल गलत है, इट इज नॉट एट ऑल कूल. देन आजकल की टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब प्रमोट करते हैं बच्चों को इन चीजों के लिए, जिस पर गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए, बट ये सब बढ़ रही है. एंड अगर कई बार हमारा अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर है, कोई हमें समझ ही नहीं रहा है, तो भी बच्चे इन चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं. बट मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी बच्चों, कोई तो होगा ही, टीचर होगा, आपका फ्रेंड होगा, अगर फैमिली नहीं समझ रही है तो आप उनसे बात करो, कहीं ना कहीं आपको रियल मोटिवेशन मिलेगा. इस तरह के मोटिवेशन में हमको नहीं फंसना है. ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े. देन अब आपको बताया है, दो वर्ड्स हैं, इनकी डेफिनेशन में फर्क समझ लेना, नीट में पूछ लेंगे आपसे. एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. अगर कोई भी पर्सन किसी चीज को लेना शुरू करता है, धीरे धीरे उसको बार बार उसको लेने का मन होता है, तो वो एडिक्ट हो गया है. पर डिपेंडेंस कब बोलते हैं हम, जब वो उसका इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाए कि अगर उसे वो चीज ना मिले तो उसको घबराहट होने लगे. देखा है आपने मूवीज में, जो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं उनको शिवरिंग होने लगती, एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं कि नहीं हमें ये चीज चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. उस कंडीशन को कहते हैं डिपेंडेंस. और ये जो सिम्टम्स आपको उनमें दिखते हैं ना बच्चों, इसके लिए क्वेश्चन भी आया है नीट में, इसको कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम. विड्रॉल यानी अगर वो चीज नहीं मिल रही है, आप उससे विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो सिम्टम्स आपकी बॉडी में आएंगे वो है विड्रॉल सिंड्रोम. ठीक है, ऊपर पहले एडिक्शन समझाया, फिर यहाँ डिपेंडेंस समझाया. यहाँ पर हाईलाइट कर देना आप, ये तो एडिक्शन के बारे में है पैराग्राफ, और ये डिपेंडेंस के बारे में है. तो एडिक्शन में क्या लिखा है, इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स. उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे यूफोरिया, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, है ना. देन जिसकी वजह से पर्सन बार बार रिपीटेड यूज करता है उसका. कॉन्सिक्वेंटली, अच्छा आपको पता है हमारी बॉडी में ना हर चीज का एक टॉलरेंस होता है बच्चों. जैसे आपने कभी देखा है किचन में कि मम्मी कुछ काम करती है तो उनको नॉर्मल सी गर्म चीज इतनी गर्म नहीं लगती, वो उठाकर यूं ही रख देती है, धीरे धीरे हीट के लिए टॉलरेंस डेवलप हो जाता है. या जो लोग बहुत ज्यादा पेन किलर लेते हैं हेडेक होने पर, तो शुरू में एक गोली से आराम आ जाता है, धीरे धीरे पेन किलर के लिए अडेप्ट हो जाती है बॉडी. अब एक गोली से उनका हेडेक जाएगा ही नहीं, 2 गोली खानी पड़ेगी उनको. हर चीज का हमारी बॉडी में एक समय के बाद टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, अगर हम उसको एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो. वही कहानी ड्रग्स के साथ होती है कि अगर पर्सन मान लो शुरू में उसने एक सिगरेट ली या थोड़ा सा ड्रग का डोज लिया, तो उसको ऐसा लगा अच्छी वाली फीलिंग आ गई जस्ट साइकोलॉजिकली, अगली बार उसको उसमें पता ही नहीं चल रहा, उसको वैसी फीलिंग फिर लेनी है तो वो और डोज बढ़ा देता है, और डोज बढ़ा देता है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3. तो ऐसे करके वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है. विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स present in our body increases. Consequently, the receptor respond only to higher dose of drug or alcohol or tobacco, leading to addiction. ठीक है, it should be clearly borne in mind that use of these drug even once लिखा है यहाँ पर, एक बार भी आप इन चीजों को यूज करोगे ना तो it can be a forerunner to addiction. Thus the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use, जिसको आप कहेंगे abuse, from which he or she may not be able to get out. In the absence of any guidance, the person get addicted and become dependent. Dependence कब आता है? It is the tendency of the body to manifest withdrawal syndrome. क्या है withdrawal syndrome? जो भी वो रेगुलर डोज ले रहा है उस ड्रग की, अल्कोहल की, टबैको की, अगर इट इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, अगर उसे अचानक रोक दिया जाए, अगर उसको डेली आदत है, वीकली आदत है, उस समय उसको नहीं मिला ना वो, तो क्या होगा देखना, एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी एकदम बहुत तेज वाली, शेकीनेस, पूरी बॉडी शिवर करेगी, नॉजिया जैसा फीलिंग आएगा, स्वेटिंग होने लगेगा,
ठीक है, विच मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम। जैसे ही उसको वो ड्रग मिलेगा उसको आराम आ जाएगा, क्योंकि वो तो उसको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट बना चुका है, अपना क्रेविंग होगी उसको हाईली उस चीज के लिए। इसी कंडीशन को आप कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम एंड दिस इज द डिपेंडेंस। फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह हैं जिसमें उनको कुछ दिन रखना पड़ता है, स्ट्रिक्ट वॉच रखना पड़ता है, काउंसलिंग की जाती है, तब जाके पर्सन उन चीजों को छोड़ पाता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो इट कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग। बच्चों है ना, वो खुद को डैमेज अगर उसको नहीं मिलती तो उसमें सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं, इतना बुरा कंडीशन हो जाता है डिपेंडेंस में। ठीक है, dependence lead the patient to ignore all social norms in order to get sufficient fund to satiate his or her needs, है ना, satiate नहीं, खुद को वो चीजें देने के लिए, satiate satisfaction feeling देने के लिए। these result in many social problems। ठीक है, फिर फैमिली में, घर पे उसको वो आइसोलेट हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, इस तरह के चेंजेस आर वेरी कॉमन इन एडिक्ट्स। ओके, सो ये जितने भी ड्रग एडिक्शन वगैरह हमने पढ़े, इन सबका ओवरऑल इफेक्ट क्या है बच्चों, कैसे जनरली पता चलेगा? देखो कुछ बताए हैं इफेक्ट, अगेन जनरल सा टॉपिक है, कोई खास नहीं है। इमीडिएट इफेक्ट्स क्या है? इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट, रेकलेस बिहेवियर होगा, वेंडलिज्म यानी बहुत वायलेंट सा बिहेवियर, चीजों को तोड़ा फोड़ी करना, है ना, होते हैं ना, देखा होगा ये जो ड्रग वगैरह लेते हैं, घूमते रहते हैं ग्रुप्स बनाकर, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई शुरू कर देते हैं, वेंडलिज्म, वायलेंस। ठीक है, इवन देखो कितने खतरनाक है बच्चों ये ड्रग्स, अगर गलती से एक्सेसिव डोज ले ले तो पर्सन कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और ब्रेन हैमरेज हो जाता है कई बार, तो सेरिब्रल हैमरेज एक्सेसिव डोज। ठीक है, और हाँ यहाँ पर एक और चीज लिखी है कि कभी भी है ना ये अल्कोहल के साथ ड्रग्स नहीं लेते हैं, आप देखना ये लोग, क्योंकि अगर ड्रग और अल्कोहल साथ में ले लिया जाए तो इट रिजल्ट्स इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। ओके, द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन, अब कैसे पता चलेगा हमारे आसपास के एरिया में कि कोई इन हैबिट्स में पड़ रहा है क्या? तो देखो कैसे क्या वार्निंग साइंस है। वार्निंग साइंस में आपको बताया है ड्रॉप इन परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, है ना, विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिवनेस, रिबेलियस बिहेवियर, डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो भी उसके हॉबीज थी, अब उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उसको तो हमेशा उस ड्रग के बारे में याद रहेगा। स्लीपिंग पैटर्न बदल जाएगा, ईटिंग हैबिट्स बदल जाएंगी, वेट, एपेटाइट, सब चीजें, मतलब ओवरऑल पूरी लाइफ ही उसकी हेल बन जाएगी जब वो एडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द इनिशियल साइंस भी अगर किसी में दिखने लगे तो हमें उससे बात करनी चाहिए, बिकॉज नाउ यू हैव द नॉलेज, और खुद में तो कभी डेवलप ही मत होने देना। ठीक है, ओके, there may even be some far-reaching implications of drug abuse if an abuser is unable to get money to buy drug और alcohol, जैसा आप मूवीज में देखते हैं, तो फिर वो चोरी वगैरह करता है, किसी का मर्डर भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकते हैं उससे। ओके, जिसकी वजह से उसको आगे जाकर उसको और उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। ठीक है, ये एक साइंटिफिक पॉइंट ध्यान रखना, पहले भी बता चुकी हूं कि जो लोग इंट्रावीनसली लेते हैं ड्रग्स, दे आर ससेप्टेबल फॉर एड्स एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, देन वैसे एड्स और हेपेटाइटिस बी एसटीडी है, निडल सिरिंज से फैलता है, सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा पैराग्राफ बच्चों अल्कोहलिज्म के ऊपर भी दिया है। अभी तक तो हम ड्रग्स पढ़े, हमने स्मोकिंग पढ़ी, अब अल्कोहलिज्म पे दिया है। आपने सुना होगा जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ज्यादा डोज में वैसे भी टॉक्सिक ही है, और हमारा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन कौन है? लिवर। तो अल्कोहल लिवर में जाकर इकट्ठा होगा, इसके क्रॉनिक यूज से लिवर डैमेज होता है, जिसको कहते हैं सिरोसिस। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ना सिर्फ लिवर डैमेज होता है, नर्वस सिस्टम पे तो एक्ट करता ही है ना अल्कोहल, तभी तो अल्कोहल एडिक्ट बनाता है, तो सीएनएस में भी इसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगेन द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन टू एडवर्सली, ना सिर्फ मदर को बल्कि उसके फीटस पे भी एडवर्स इफेक्ट डालेगा, प्लेसेंटा से उनमें भी पहुंचेगा। प्रेगनेंसी में तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ये चीजें। अल्कोहलिज्म इज वेरी कॉमन ना, आजकल तो इंडिया में भी है, फॉरेन कंट्रीज में तो है ही कब से कॉमन, तो इट हैज वेरी वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन फीटस, अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए तो। क्लियर? देन हाँ, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अभी तक तो हमने कुछ जनरल बातें की, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देख लो जिसपे क्वेश्चंस अगेन पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट पर्संस भी ना बहुत ज्यादा कई बार ड्रग अब्यूज के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया है कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो स्पोर्ट पर्संस लेते हैं और उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो पहले कौन कौन से ड्रग्स हैं।
एक तो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स, पर ये नॉर्मल वाली पेन किलर्स नहीं है बच्चों, नार्कोटिक्स, जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट होता है ना, पूरा ड्रग माफिया वगैरह का ध्यान रखता है जो, तो वो इसीलिए नार्कोटिक्स, क्योंकि ये सब ड्रग्स नार्कोटिक्स हैं, इसलिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक। जैसे मॉर्फिन मैंने बताया, वो एक तरीके का नार्कोटिक ड्रग है, ठीक है। जैसे ये WWF खेलते हैं, कुश्ती रेसलिंग वगैरह खेलते हैं ना, तो पेन का एहसास नहीं हो इसलिए वो इस तरह की चीजें लेते हैं, ओके, बट नहीं लेनी चाहिए, अलाउड नहीं है। फिर कुछ अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मस्कुलर ग्रोथ को बढ़ाता है, तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड तो है ही, और एनाबॉलिज्म यानी सिंथेसिस करे जो, तो ये लोग टेस्टोस्टेरोन यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं जिससे इनका मस्कुलर ग्रोथ अच्छी हो, पर वो सिर्फ उन्हें देखा जाए तो लीगली एक्सरसाइज और डाइट से बढ़ानी चाहिए, ना कि ड्रग्स लेकर, ओके। डायूरेटिक्स समझते हो क्या, लिख लेना। डायूरेटिक्स बच्चों वो ड्रग्स होते हैं that increase urine output, that increase urine output। तो नार्कोटिक सॉरी जो डायूरेटिक्स हैं वो भी स्पोर्ट पर्सन्स लेते हैं, जैसे मान लो उन्होंने कोई ड्रग्स ली है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करनी है, फटाफट हटाना है बॉडी से, तो डायूरेटिक्स। और वैसे भी डायूरेटिक्स टी, कैफीन वगैरह ये स्टिमुलेंट भी है, तो उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, ड्रग्स की फॉर्म में लेते हैं तो फिर वो एडिक्ट बन जाते हैं, ठीक है। टी और कॉफी भी तो एक तरीके का एडिक्शन ही करते हैं बच्चों, चाहे से वो ऐसे प्रोहिबिटेड ड्रग्स नहीं है, बट वो भी एक तरीके का एडिक्शन तो कर ही रहे हैं। तो डायूरेटिक्स के एग्जांपल्स क्या हैं, टी, कॉफी, इवन अल्कोहल, अल्कोहल भी डायूरेटिक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। देन और भी कई सारे हार्मोन्स हैं जिसका इंजेक्शन वगैरह ये लोग लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्यों ले रहे हैं ये देखो, आ गया ना, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एग्रेसिवनेस बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, बट दिस इज अ रॉन्ग वे। अगर कोई लॉन्ग टाइम तक इनको ले रहा है तो यहाँ पर आपको मेल एंड फीमेल में अलग अलग साइड इफेक्ट्स बताए हैं। पहले आपको फीमेल में इसके साइड इफेक्ट्स बताए हैं बच्चों, फिर यहां से लेकर यहां तक मेल में इसके साइड इफेक्ट्स बताए हैं, और लास्ट में अगर कोई चाइल्डहुड में जो बच्चे बचपन में भी तो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, अगर चाइल्डहुड में वो ले लें तो उनमें भी बताए हैं अलग से, लिखा है क्या, ये एडोलेसेंस में, चाइल्डहुड कह लो या एडोलेसेंस कह लो, चलो ठीक है। देखो क्या क्या होता है कि फीमेल, वैसे कुछ तो कॉमन साइड इफेक्ट्स है ना, जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं देखना, फीमेल में भी मिलेंगे, मेल में भी मिलेंगे। तुम इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो स्टेरॉइड से, कि अगर कोई फीमेल प्लेयर ज्यादा स्टेरॉइड्स ले रही है, वो भी टेस्टोस्टेरोन टाइप, तो उनमें मेल वाले फीचर्स नहीं आने लगेंगे क्या, जैसे कि मैस्कुलिनाइजेशन, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी जो टेस्टोस्टेरोन करवाता है, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन तो कॉमन है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पर होगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल्स में हेयर ग्रोथ करता है, तो फीमेल प्लेयर्स में भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी, फेस पर, बॉडी पर, ठीक है, फेशियल हेयर ज्यादा आएंगे उनमें। इवन ये भी देखा गया है फीमेल प्लेयर्स में कि क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट भी होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल में हमने क्लाइटोरिस पढ़ा था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। और प्लस साथ में डीपनिंग ऑफ वॉइस होगी क्या, डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब मेल जैसी वॉइस, भारी वॉइस, जिसको आप क्या कहोगे, लो पिच्ड वॉइस, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स होंगे। और अगर मेल प्लेयर इन ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो सेम वही, एक्ने, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन कॉमन है, एग्रेसिवनेस कॉमन है। स्पेसिफिक इफेक्ट्स में क्या होगा देखना, मेल में उल्टा होता है बच्चों, मेल वाले फीचर्स भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते, साइज ऑफ टेस्टिकल्स रिड्यूस हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, आगे जाके इनफर्टिलिटी हो सकती है ना, किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। ड्रग्स बार बार बॉडी में जाएंगे तो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, कहाँ पढ़ा था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, XXY अगर किसी मेल में आ जाए तो वहां भी तो गायनेकोमेस्टिया होता है, यहाँ भी होता है, ठीक है। प्री मेच्योर बाल्डनेस, जरूरत से पहले ही बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, आजकल वैसे ही बाल्डनेस इतनी कॉमन है, इनमें और जल्दी होगी। और जैसे यहाँ क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट हो रहा था, वैसे यहाँ पर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है, जो आगे जाकर यूरिनरी यूरिथ्रा को ब्लॉक करेगा और यूरिनरी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी वैसे ओल्ड एज में भी होती है, जरूरी नहीं है ड्रग्स से ही हो, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है क्या बच्चों। ये सारे इफेक्ट्स परमानेंट हो जाते हैं अगर ड्रग बहुत लंबे समय से लिया जा रहा है तो। एडोलेसेंट
प्लेयर जो हैं अगर वो लेते हैं, भाई एडोलेसेंस कौन सी एज होती है, 12 से 18 साल की, तो 12 साल में तो हाइट बढ़ती है ना, जनरली 16-18 साल पे हम बोलते हैं हाइट बढ़ना बंद होती है। क्यों, पता है रीजन तुम्हें? क्योंकि हमारे बोन्स में जो हमारी लॉन्ग बोन्स के ग्रोथ सेंटर्स होते हैं ना बच्चों, वो 18 साल के बाद क्लोज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो ना बोन की लेंथ बढ़ेगी ना हाइट बढ़ेगी, इसलिए बोलते हैं हाइट जो है वो लगभग 16 से 18 साल तक बढ़ती है। ओके, तो अगर कोई एडोलेसेंट प्लेयर इन ड्रग्स को कंज्यूम करेगा तो एक तो उसमें सीवियर एक्ने होंगे, वैसे इस एज में पिंपल्स ज्यादा आते हैं और ज्यादा पिंपल्स आएंगे, सीवियर एक्ने, प्लस प्री मेच्योर क्लोजर हो जाएगा ग्रोथ सेंटर्स ऑफ बोन्स का, जिसकी वजह से उसकी हाइट कम रह जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लॉजिकली चीजों को याद रखोगे तो आसान होगा बच्चों याद रखना, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? लास्ट में आ जाते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर। जब ये इतनी बुरी हैं आदतें तो फिर इनसे बचा कैसे जाए? द एज ओल्ड प्रिवेंट, कहावत है क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। It is also true that habits such as smoking, drug, alcohol at young age is more during adolescence. It is best to identify the situation, to take remedial measures. Parents, teachers सबकी हेल्प ली जा सकती है। पूरा मत पढ़ो उसको, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखो आप तो सीधा। फर्स्ट, अवॉइड अनड्यू प्रेशर, पीयर प्रेशर। हमारे आसपास के लोगों को देख देख कर हम खुद को नेगेटिव फील करते हैं, यार उसने इतना अच्छा किया मैं क्यों नहीं कर पाया, वो इतना अच्छा है मैं क्यों नहीं हूं। खुद को खुद से कंपेयर करो, दूसरों से नहीं। आप आज से 6 महीने पहले कहाँ थे और आज कहाँ हो, आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई है क्या, आपके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं क्या, कहीं ना कहीं अगर आपको खुद में इंप्रूवमेंट मिल रहा है तो अच्छा है, आपके लिए आपने इंप्रूव किया है, दैट इज इनफ। ठीक है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। पूरा नहीं पढ़ रही हूं मैं, मेन टॉपिक समझा दिया है मैंने, इसमें कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन नहीं बनता डिटेल में। एजुकेशन एंड काउंसलिंग बहुत जरूरी है, पूरा मैंने समझा दिया आपको इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, तो आई थिंक अगर ये याद रखोगे तो कॉलेज लाइफ आराम से निकल जाएगी तुम्हारी। ठीक है, देन कभी भी इन चक्करों में फंसते हुए दिखो, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की मदद लो, उनसे बात करो, वो तुम्हें निकाल लेंगे इन चीजों से, डरो मत। ठीक है, डेंजर साइंस अपने आसपास के लोगों में ऑब्जर्व करते रहो, अभी देखे थे हमने क्या क्या बॉन्डिंग साइंस हैं। ओके, एंड अगर बहुत ही ज्यादा इनके एडिक्ट बन चुके हैं तो फिर प्रोफेशनल या मेडिकल हेल्प ली जा सकती है। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हेल्प करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिससे इस एडिक्शन से बाहर निकला जा सकता है। इवन डिपेंडेंस तक भी अगर कोई पहुंच गया है तो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग अब्यूज। चैप्टर ओवर। ठीक है, समरी देख लें इसकी। वैसे समरी में मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से होगा, फिर भी देख लेते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, हेल्थ का मतलब फिजिकल के साथ मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस भी है। ठीक है, टाइफाइड, कॉलेरा, देखो कॉलेरा अपनी लिस्ट में ऐड करना। बैक्टीरियल डिजीज में हमने निमोनिया लिखा था, टाइफाइड लिखा था, कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी से होता है, टिटेनस लिखवा दिया था मैंने क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से। ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस हैं स्किन के कई सारे, मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज में आ गया। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज में मलेरिया है जिसका पैथोजन तो है प्लाज्मोडियम, मोस्ट फेटल मलेरिया फैल्सीपेरम, और इसका वेक्टर कौन है बच्चों, इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, इन सब चीजों से बचने के लिए हमको ये सारे मेजर्स फॉलो करने होते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। Our immune system play the major role in preventing these disease. Yes, सबसे मेजर रोल है हमारे इम्यूनिटी का। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आधे पैथोजेंस तो वैसे ही मर जाएंगे। ओके, इम्यूनिटी के लिए नेचर ने हमको दिए हैं इनेट बैरियर्स, जिसमें फिजिकल बैरियर में आता है स्किन और म्यूकस ट्रैक, फिजियोलॉजिकल में आते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। इसमें एक एग्जाम्पल याद रखो, लाइसोजाइम, जो हमारे टीयर्स में भी होता है, हमारी सलाइवा में भी होता है। सेल्यूलर बैरियर्स में आती हैं फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, और फिर एक हमने पढ़े थे साइटोकाइन बैरियर्स, जिसमें आते हैं इंटरफेरॉन्स, गामा इंटरफेरॉन्स। ठीक है, देन अगर इन सबको क्रॉस करके ये पैथोजेंस हमारे ब्लड में, टिश्यूज में पहुंच जाएं तो फिर शुरू होता है हमारा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट नॉन स्पेसिफिक है, बताया था मैंने, जबकि एक्वायर्ड कैसा है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, जिसमें दो सेल्स काम करती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स बच्चों एंटीबॉडीज बनाती हैं, ब्लड में भेजती हैं, सो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। टी लिम्फोसाइट्स, ये तो बी है, टी लिम्फोसाइट्स हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी सीएमआई देती है। क्लियर?
ये पूरा रिस्पॉन्स मेमोरी बेस्ड होता है। एक बार फाइट होने के बाद उस मेमोरी को मेमोरी सेल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, जिससे अगली बार जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो ज्यादा इंटेंसिफाइड हो। ठीक है, लिखा है यहाँ पर यही बात। और इस सेकेंड रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं आप? एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, मेमोरी बेस्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय, जो पूरा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है वो इसी मेमोरी बेस्ड पर बेस्ड है। वैक्सीनेशन में उस पैथोजन को डेड फॉर्म में देते हैं जिससे इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाए, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ले, मेमोरी सेल्स बना ले, और अगली बार वो पैथोजन आए तो उसको मार दे, है ना। तो वैक्सीनेशन से हमें एक तरह से कौन सी इम्यूनिटी मिल रही है बच्चों? मेनली एक्टिव इम्यूनिटी, बताया था मैंने। पर कुछ वैक्सीन्स ऐसे भी बताए थे क्या जो पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, जैसे एंटी टेटनस, एंटी वेनम, एंटी रेबीज, ये सब क्या दे रहे हैं? ये भी वैक्सीन्स हैं, ये भी डिजीज को होने से पहले रोक रहे हैं, बट दीज आर पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये हमें पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, एक नॉर्मली जो टिटनेस का वैक्सीन लगता है ना एट द टाइम ऑफ बर्थ, टिटनेस टॉक्सॉइड होता है, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन अगर टिटनेस का एंटी टिटनेस सीरम लगेगा, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज लगेंगी, तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। ठीक है, ओके। फिर हमने एड्स और कैंसर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करा दिया आपको कि भाई एड्स HIV से होती है, फेटल डिजीज है, प्रिकॉशन से इसको रोका जा सकता है। कैंसर में कह दिया मेनी कैंसर्स आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। फिर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के लिए दे दिया, वो तो अभी पढ़ा ही है। बिकॉज ऑफ द एडिक्टिव नेचर, इनके परसीव्ड बेनिफिट्स होते हैं बट लेटर ऑन ये हमें इफेक्ट करते हैं, एडिक्ट बना लेते हैं, और फिर प्रॉपर काउंसलिंग से ही इनको दूर किया जा सकता है। दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब इस यूनिट में हमारा एक छोटा सा चैप्टर रह गया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एंड देन इकोलॉजी करने के बाद ये जो आपकी सीरीज है वो हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, जैसे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना रिवीजन प्लान कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस के लिए वीडियोस अपडेट कर रहे हैं। बच्चों उन वीडियोस को जरूर से देखें, इधर उधर की चीजें देखने की जगह, शॉर्ट्स और रील्स देखने की जगह इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें देखोगे तो कुछ अच्छा सीखोगे, आगे लाइफ में आपके काम आएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। ओके, गुड बाय।